या तो स्टूडेंट अभी जो हमारा जो इससे पहले जो लेक्चर हुआ है, जो पहला लेक्चर हुआ, उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का। उसमें हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, किस तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, रीस्टोरिंग फोर्स कब अट्रैक्टिव होता है, कब रिपल्सिव होता है, और इसके साथ साथ हमने इलास्टिक लिमिट वगैरह के बारे में डिस्कस किया और हुक्स लॉ तक हम देखे थे टॉपिक को, ठीक है ना। उसके बाद हुक्स लॉ से रिलेटेड हमारा आ गया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हमने डिफाइन कर दिया था कि क्या मतलब कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, या फिर शेयर मॉडुलस क्या होता है, या फिर यंग मॉडुलस क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लिए थे, और हम जो है अभी यंग मॉडुलस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या होगा, बल्क मॉडुलस, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, बल्क मॉडुलस। मेरे ख्याल से ये भी हो गया था पिछले लेक्चर में, चलिए कोई नहीं। बल्क मॉडुलस, इसको हम डिनोट करेंगे क्या चीज से, के से। और बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम या फिर हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, हम इसे लिखेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे हम बोलेंगे क्या, बल्क मॉडुलस, ठीक। ये हाइड्रोस्टेटिक एड्रेस जो मैं लिखा हूं, इसमें क्या होता है कि इसमें फोर्स असल में जो लगता है सरफेस पे वो नॉर्मल लगता है, और नॉर्मली फोर्स लगने की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर वो फोर्स नॉर्मली लग रहा है तो वैसे सिचुएशन में हम उसी फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक एड्रेस में इसमें जो होता है फोर्स जो लगता है सरफेस पे, फोर्स नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस को हम प्रेशर भी बोलते हैं, इसे हम प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये हमारा कुल मिला के फॉर्मूला बनता है। अगर हम इसको आगे और लिखें तो हमारा K इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाइड्रोस्टेटिक एड्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब है डेल V अपॉन V, ठीक है। और कुल मिलाकर के ये K इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, फोर्स अपॉन एरिया इनटू V बाय डेल V। ये हमारा आ जाएगा क्या, बल्क मॉडुलस। इसके यूनिट की बात करें तो वही यूनिट इसका भी होगा जो यंग मॉडुलस का था, यानी यूनिट क्या बनेगा, ये तो हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो यूनिट डिपेंड करेगा किस पे, फोर्स अपॉन एरिया पे। इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन भी वही होगा जो यंग मॉडुलस का था, दैट इज ml-1 T⁻², ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हम इस्तेमाल इस फॉर्मूले का तब करेंगे जब हमें क्या करना होगा कि चारों तरफ से हर सरफेस पे जो है नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, जहां पर हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा, या जहां पे हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस लग रहा होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस बल्क मॉडुलस का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, अच्छा बल्क मॉडुलस भी डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट होगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड वो है क्या, शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को अगर हम देखें तो क्या होगा शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस जिसको कि हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के भी नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अगर हम आगे देखें तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू कुछ नहीं होता था बल्कि फोर्स अपॉन एरिया है, और ये फोर्स कैसे लगता था टेंजेंशियल, यानी सरफेस के टेंजेंट के लोग लगता था, इसीलिए हम इस फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारा आया था क्या, डेल L अपॉन L, और ये कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू L बाय डेल L। इसका भी यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो पीछे दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का था, ठीक है। इसके बाद इस शेयर मॉडुलस में और यंग मॉडुलस में अगर हम देखें कि कौन ज्यादा होगा,
तो देखिए शियर मॉडुलस में क्या होता है ना कि सरफेस को हमें इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट कराना होता है, धक्का देकर के एक तरह से पुश करना होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, तो अगर हम यहां से धक्का दे रहे हैं तो एक तरह से सॉलिड के लेयर को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सपोज ये यहां उठ करके आ जाता है, ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर जाता है, ऐसा कुछ जो भी हो, ठीक है, कुछ ऐसा शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो शिफ्ट कराना है, ये जो पुश करना है, इसके कंपेयर में ज्यादा मुश्किल है कि इसको हम पुल करें या धक्का दें और एकदम से इसके अलोंग हम खींचें, या ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट एकदम से सीधा खींचेंगे इसको डायरेक्ट, जैसे सपोज अगर ये हमारा कोई सॉलिड है, ये अगर हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, और इसके हम लेंथ को एकदम से एज इट इज इसी डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, इसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हम इस पेन को सीधा अगर ऐसा खींचेंगे तो ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू इसके हमें अगर इसे स्लाइडली मतलब टेंजेंशियली फोर्स लगा करके इसको कुछ शिफ्ट कराना है, तो ठीक है। तो यंग मॉडुलस जो होता है, यंग मॉडुलस इसीलिए शियर मॉडुलस से ज्यादा होता है, और शियर मॉडुलस और यंग मॉडुलस के बीच में रिलेशन है कि शियर मॉडुलस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस अपॉन 3। ये एक रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। कोई भी वायर वगैरह कुछ भी आपके पास है, अगर हम उसके कर्व की बात करें तो उसका कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है वो देखते हैं। देखिए ये सपोज कर लीजिए आपका क्या है, स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ठीक। होता क्या है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। स्टार्टिंग में सपोज यहां तक बढ़ता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि मतलब एक लिमिट होता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक लिमिट होती है जहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। यानी कि जिस लिमिट तक हुक्स का लॉ अप्लाई होता है, जिस लिमिट तक थॉमस यंग का रूल अप्लाई होता है, उसके बाद वो अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और उसकी वो लिमिट के बाद जैसे ही हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन नहीं कर पाता है, बॉडी में कुछ मतलब एक तरह से डिफॉर्मेशन आ जाता है, बॉडी परमानेंटली बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है ना, अगर उस लिमिट से ज्यादा लगाते हैं। तो उस लिमिट के अंदर तक ये दोनों एकदम कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमारा ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट जाता है। कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। इसके बाद क्या होता है कि हमारा ये कर्व थोड़ा सा ऐसा बेंड करता है, ठीक। यहां तक आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ये आपका क्या है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, ये आपका जो लिमिट है, ये लिमिट क्या है आपका, इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। या इलास्टिक लिमिट ना बोल करके इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोल सकते हैं। क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा सा आगे तक इलास्टिक लिमिट होता है, यहां तक होगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब यहां भी अगर हम बॉडी को छोड़ दें तो वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस रेंज में प्रोपोर्शनलिटी लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। इस रेंज में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। इलास्टिक लिमिट से कुछ पहले तक जो है ना, ये दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन इलास्टिक लिमिट इस प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे तक होता है। दैट मीन्स यहां भी अगर हम ला करके छोड़ देंगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है, अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद ये पॉइंट जो है यहां से शुरू होता है आपका प्लास्टिक लिमिट। अगर इस इलास्टिक लिमिट से जैसे ही हम आगे यहां तक ले आते हैं तो यहां पर ला करके अगर हम छोड़ेंगे तो बॉडी में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आता है, और बताया जाता है कि ये लगभग 1% का डिफॉर्मेशन आता है। अगर हम यहां से ला करके छोड़ेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेन उसमें परमानेंटली डेवलप हो जाएगा, यानी वापस अपने मीन पोजीशन पे बॉडी नहीं जा पाएगा, और ये लगभग लेस देन 1% का डिफॉर्मेशन इसमें परमानेंटली आ जाता है। इसके बाद इसको जब हम और आगे मान लीजिए आप स्ट्रेस देंगे तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से जाती है, बॉडी का कर्व जो है कुछ ऐसा कुछ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जो रेंज होता है इस रेंज को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, या प्लास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं, या प्लास्टिक रेंज भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है।
अब इस रेंज में क्या है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा मिल रहा है, यानी हल्का सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा हो जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी वापस अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगी। बताया जाता है कि ये जो है यहाँ तक में लगभग 30% का डिफॉर्मेशन हो जाता है, लगभग 30% हमें स्ट्रेन मिल चुका होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो होता है ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है या डिफॉर्मेशन पॉइंट होता है, ठीक है ना। मतलब अब इससे ज्यादा अगर हम लगाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज समझने वाली बात यह है कि ये हमारा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक। जिस बॉडी का ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा, ज्यादा होने का मतलब है कि स्ट्रेस जिसमें ज्यादा होगा, ठीक। अगर हम कहीं पे भी सपोज इस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें, ठीक, तो हमें जो भी मिलेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमारा मान लीजिए ये स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पर से एक तरह से स्लोप, ठीक। और स्लोप ही असल में क्या देगा हमें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन असल में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो इसका मतलब है कि स्लोप जितना ज्यादा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही ज्यादा होगा। अगर सपोज हमारे पास एक कर्व ये है और हमारे पास कोई एक और अगर सपोज कीजिए कि बॉडी है जिसका कर्व कुछ ऐसा आ जाता है, कुछ कर्व ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। जैसे जैसे स्ट्रेस कर्व की तरफ आएगा ग्राफ वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करता जाएगा, सिंपल सी बात है। स्ट्रेस की तरफ आएगा तो दैट मींस स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू कम होती जाएगी, या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि जैसे जैसे स्ट्रेस की तरफ ग्राफ शिफ्ट होगा वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करता जाएगा, और जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर स्लोप अगर ज्यादा है तो इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके, यानी इसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप ये स्लोप देख करके बता सकते हैं कि किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि दो ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, तो यंग मॉडुलस उसी का ज्यादा होगा जो इसके जिसका ग्राफ इस स्ट्रेस के नजदीक होगा। सपोज एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके है, ठीक। तो ये ज्यादा स्ट्रेस के करीब है इसलिए इसका ज्यादा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसका कम हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग वो ज्यादा होगा जिसकी प्लास्टिक लिमिट ज्यादा है। प्लास्टिक लिमिट ज्यादा होने का मतलब है कि हम फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है, ठीक है ना, वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जिसकी प्लास्टिक लिमिट ये रेंज जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक ग्राफ हमारे पास ये था और एक ग्राफ हमारे पास सपोज ऐसा कुछ होता, बस यहीं तक होता और यहीं पर आकर के फ्रैक्चर कर गया, ठीक है। तो इसकी प्लास्टिक लिमिट कम है एज कंपेयर टू इसके प्लास्टिक लिमिट से, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये वीक हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। अगर पूछेगा कौन ज्यादा डक्टाइल है, तो डक्टाइल मतलब किसको आसानी से खींच के वायर ज्यादा लंबी बनाई जा सकती है, तो ये ज्यादा डक्टाइल होगा क्योंकि इसकी प्लास्टिक लिमिट ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। हो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है, इसमें एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। क्या, इलास्टोमर्स, हाँ इलास्टोमर्स, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, देख लीजिएगा। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि उसकी कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होता है, यानी उसको आप कितना भी खिंचाव पैदा कर दीजिए उसके बाद उसको छोड़िएगा तो वापस वो ओरिजिनल शेप को ले लेता है, ठीक है ना। कितना भी उसमें खिंचाव ला दीजिए, छोड़िएगा, स्ट्रेस जैसे ही लूज कीजिएगा वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइएगा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैसे बॉडी को, वैसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो इलास्टोमर्स का अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचेंगे, अगर ये आपका स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। यानी जैसे सपोज कर लीजिए आपका रबर क्या है, एक इलास्टोमर्स है। क्यों, क्योंकि रबर को आप कितना भी खींच लीजिए
एक लिमिट होगा जहां तक वो खिंचाएगा, उसके बाद वो नहीं खिंचा पाएगा, जाहिर सी बात है, उससे ज्यादा खींचेगा टूट जाएगा। तो प्लास्टिक रेंज उसमें नहीं आता है कुछ भी। अब कितना भी खींच लीजिए और उसके बाद छोड़िए तो वापस रबर उसी लेंथ का हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा, ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा, ठीक है ना। तो यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट ही होती है, उसके पास इलास्टिक रेंज ही होती है, उसके पास कोई भी प्लास्टिक रेंज नहीं होता है। और उससे भी ज्यादा अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, जहां तक झेल सकता है बेचारा झेलेगा, उसके बाद टूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला जो कर्व ऐसा जो आता था, जो प्लास्टिक वाला रेंज था, वो नहीं होता है उसमें, ठीक है ना। तो इलास्टोमर्स क्या होता है, इलास्टोमर्स में जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रेंज ही होता है। आप कितना भी उसमें खिंचाव पैदा कर दीजिए, एक टाइम आएगा कि आप फोर्स कितना भी बढ़ाते चले जाएंगे, ये स्ट्रेन आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। स्ट्रेन नहीं मिलेगा मतलब कि उसका फिक्स लेंथ हो चुका है, उससे ज्यादा बेचारा नहीं खींच सकता है, ठीक है ना। उससे ज्यादा और बढ़ाते चले जाइएगा तो एक टाइम आएगा कि इतना ज्यादा आप स्ट्रेस लगा दीजिए कि बेचारा टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कितना भी आप फोर्स बढ़ा दीजिए, अगर वो नहीं टूटा है उसके बाद छोड़ेगा तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परमानेंटली स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि जो प्लास्टिक बॉडी टाइप से होती थी उसमें क्या होता था कि वो अपना एक परमानेंटली पोजीशन ले लेता था, अपना एक परमानेंटली डिफॉर्मेशन उसमें आ जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ टर्म है, जिस टर्म को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एक टर्म है इसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, सॉरी। देखिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट को क्या किसे बोलते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी है, स्प्रिंग है जैसे सपोज, और स्प्रिंग को हम खींच करके छोड़ते हैं, तो जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, जैसे ही हमने छोड़ा उसे, तो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में, जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल पोजीशन था, उस इनिशियल पोजीशन में आने में जो टाइम लगता है, जैसे ही हमने छोड़ा तो वापस इनिशियल पोजीशन में आने में उसे कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई रबर ही है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको आप थोड़ा सा खींच करके अगर छोड़िएगा तो वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है। किसी में वो टाइम ज़्यादा होता है, किसी में वो टाइम कम होता है। कोई तुरंत ही अपने ओरिजिनल पोजीशन में या इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, किसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको इनिशियल पोजीशन में आने में। हालांकि वो आ जाता है, उसमें कोई भी परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं आता है, लेकिन उसको वापस आने में टाइम लगता है। तो इस डिले को, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं डिले to regain its original position after the removal of original position after the removal of क्या? deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर जो उसे टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें एक टर्म और आता है, इलास्टिक फैटिग। देखिए इलास्टिक फैटिग क्या होता है? अरे यार ये मार्कर चलता ही नहीं, सही, इसको छोड़ो। एक टर्म आता है इसमें इलास्टिक फैटिग। ये क्या होता है कि देखिए जब कोई आपके पास कोई मटेरियल है, सपोज कोई एक वायर है, और उस वायर को क्या करते हैं कि आप इस तरीके से एक फोर्स लगा करके इस तरफ बेंड करते हैं, फिर वापस यूं बेंड करते हैं, फिर यूं, मतलब कि अल्टरनेटिंग स्ट्रेन देते हैं। कभी इसको यूं मोड़ते हैं, फिर यूं मोड़ते हैं, फिर यूं मोड़ते हैं, फिर यूं मोड़ते हैं। तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है, हालांकि वही एक उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर भी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप अल्टरनेटिंग स्ट्रेन देते जाएंगे, कभी उसको इस तरह बेंड करेंगे और कभी इस तरह से बेंड करेंगे, तो धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता चला जाता है, यानी वो वायर जो होता है वीक होता चला जाता है, ठीक है ना। और एक टाइम आता है कि अगर आप कम फोर्स से भी अगर बार बार यूं यूं कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो टूट जाता है। 2-3 बार अगर आप देखे होंगे कि अगर किसी वायर वगैरह को कोई तोड़ रहा हो, अगर हाथ से अगर आपको किसी वायर को तोड़ना हो तो आप क्या करते हैं, ब्रेक करना हो तो आप क्या करते हैं, एक बार यूं बेंड करते हैं, फिर एक बार यूं करते हैं, फिर एक बार यूं, फिर एक बार यूं, यानी अल्टरनेटिंग स्ट्रेन आप दे रहे होते हैं। तो जब कंटिन्यूअसली अल्टरनेटिंग स्ट्रेन दिया जाता है किसी वायर को, तो वैसे सिचुएशन में उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता चला जाता है, यानी वो अपने स्ट्रेंथ को लॉस करने लगता है, लॉस होने लगता है उसके स्ट्रेंथ का। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक फैटिग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं? द लॉस इन द strength of material
on the application of alternating strain. This is called elastic fatigue. ठीक है, इसके बाद इसमें एक टर्म आता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस. ठीक है, इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक बॉडी थी और उस पर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ कि स्ट्रेन आया. ठीक, यानी सपोज कर लीजिए कि आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिला. ठीक, यानी कि आप यहाँ O से चल करके A तक आए, इसके अलोंग ऐसे ऐसे आप स्ट्रेस बढ़ाते गए और स्ट्रेन इस तरीके से चेंज होता चला गया, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिला. अब आप क्या किए कि वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में आने दिया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. अच्छा, एक बात बताइए, जब आपका ये कर्व बनेगा तो वैसे सिचुएशन में अगर बॉडी में कुछ खिंचाव आप ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा ना, ये जो ग्राफ आपका OA बना है, OA, इसके अंदर का जो एरिया होगा, ये एरिया आपको क्या दे देगा, वर्क डन ऑन द वायर दे देगा. जितना भी आप खिंचाव लाएंगे तो खिंचाव लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो इसके अंदर का एरिया क्या आ जाएगा, वर्क हो जाएगा. लेकिन जैसे ही आप इसको डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. ओरिजिनल पोजीशन में जब आएगा तो ये वापस एग्जैक्ट इसी पाथ को फॉलो नहीं करता है, बल्कि इसके नीचे से इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है. ठीक है, कुछ ऐसा आता है. इसका नाम रख लीजिए, ये S पाथ था, ये P पाथ था. ठीक है, यानी कि जब वो स्प्रिंग या वो वायर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो जितना वर्क डन उस पर किया गया था, वर्क डन के कोरस्पॉन्डिंग उसमें जो इंटरनल एनर्जी दी गई थी, वो सब का सब लॉस, सब का सब वापस नहीं मिलता है हमें. ठीक है ना, यानी कि वर्क डन जो होगा इस टाइम पे, ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी कम रिलीज करेगा. इसका मतलब है कि ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वेस्ट हो गई है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो गई है. ठीक है, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया है, लॉस हो गया है. तो ये असल में क्या होता है कि जब हम उसको स्ट्रेच यानी एलोंगेशन उसमें उसको देते हैं और फिर से जो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, तो इस पीरियड में क्या होता है कि कुछ हीट वगैरह डेवलप होता है, तो उसी हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है. इसीलिए ये हमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे मिलता है, जिसे हम हिस्टेरेसिस लूप के नाम से जानते हैं. ठीक है ना, तो जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और स्ट्रेन जो आता है, तो वैसे सिचुएशन में जो कर्व एलोंगेशन के टाइम आया था, वापस आने में वही कर्व नहीं मिलता है. इसका रीजन ये होता है कि हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है वो इसके अंडर का एरिया होता है, जिसको हम हिस्टेरेसिस लूप के या हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं. ठीक है, इतनी सी बात है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, चलिए. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर. ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर. किसी स्ट्रेच्ड वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देखिए क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि ये कोई वायर है. ठीक, हम इसको क्या किए, पकड़ के खींचे. ठीक, तो जैसे जैसे खिंचाव बढ़ेगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा. इसका मतलब है हमें जो है अगर इसको डेल एल लेंथ तक खींच के लाना है, कितना लाना है, डेल एल लेंथ खींचना है. ठीक है ना, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ाएगा. जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ेगा तो रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा. तो हमें क्या होगा कि वैसे वैसे स्टार्टिंग में रीस्टोरिंग फोर्स 0 था तो हमें भी फोर्स 0 लगाना पड़ा, फिर हम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाए तो रीस्टोरिंग फोर्स थोड़ा इंक्रीज कर गया, फिर इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे. जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, इसलिए हमें अप्लाइड फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम ऑन एवरेज जो फोर्स लेके चलते हैं, एवरेज फोर्स जो होगा हमारा
वही हमें टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज फोर्स लेके चलेंगे। तो टोटल पीरियड में अगर एफ फोर्स लग रहा है तो एवरेज फोर्स जो हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू F/2। ठीक है। अच्छा, इस F/2 फोर्स की वजह से जो भी इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा तो मतलब उसके करॉस्पॉन्डिंग एक हमें वर्क डन मिल जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और जो भी वर्क डन किया जाएगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वही वर्क डन इस वायर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब U इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज F/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, del L। ठीक है, यही हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, इस पे बेस कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हम इसको लिखना चाह रहे हैं असल में स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जस्ट लाइक क्या है, 1/2 इंटू F इंटू del L है। ठीक, हमें इसको बनाना है क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में इसको, इस इक्वेशन को लेके आना है। तो स्ट्रेस होने के लिए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय एरिया होना चाहिए, और स्ट्रेन होने के लिए यहाँ डिवाइडेड बाय L होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये AL अपने मन से तो हवा में नहीं आ जाएगा, तो हम एक काम कर देते हैं, ये नीचे अगर हमने AL लिया है तो ऊपर भी हम AL से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, 1/2 इंटू फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस इंटू del L अपॉन L इज स्ट्रेन, और एरिया इंटू लेंथ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, कोई बच्चा पूछेगा सर ये कैसे होता है, अरे सिंपल सी बात है। ये अगर हमारे पास सपोज सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर का ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, इसके बेस का एरिया ही तो है, एरिया इंटू हाइट तो बना इसका वॉल्यूम। ठीक है ना। अगर आप सपोज को ये क्यूब लेते हो या क्यूबाइड लेते हो, ठीक है, तो क्या लिखते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना। तो ये L इंटू बी क्या है, L इंटू बी क्या है, बेस का एरिया ही तो है, दैट इज एरिया इंटू हाइट। ठीक है ना। तो एरिया इंटू हाइट बोलिए या एरिया इंटू लेंथ बोलिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, टोटल जो इंटरनल एनर्जी या टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक, इंटू वॉल्यूम भी है। ठीक, अब अगर हम यही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना पड़ेगा, जो कि हमें मान लीजिए कि स्मॉल u आएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिला के फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। ठीक है। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। इसमें एक अभी AIEEE में शायद 2004 का एक कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई एक वायर है और उस वायर के ऊपर में सपोज S स्ट्रेस डेवलप किया गया है। ठीक है ना। और उसका यंग मॉडुलस Y है। यंग मॉडुलस क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ही फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, ठीक है ना, और उस वायर में जो स्ट्रेस दिया जाता है वो S है, और उसका यंग मॉडुलस जो है वो Y है। ठीक है, स्ट्रेस S है, यंग मॉडुलस Y है। तो वैसे सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है ये पता कीजिए। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, हमें लिखना है स्ट्रेस के टर्म में, तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रेन को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर हम इस स्ट्रेन को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस S है तो यानी S² बाय यंग मॉडुलस। ये हमारा फाइनल आंसर होगा
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। ठीक है, ये क्वेश्चन AIEEE 2004 में पूछा गया था। ठीक है ना। खैर चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पूछा गया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए हम अभी क्या देखें, हम अभी देखें कि एक जो हमारा यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू हमारा आया था फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल एल बाय एल, यही आया था। ठीक, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम किए थे, तो दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल एल बाय एल हुआ था, सॉरी एल बाय डेल एल हुआ था ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर के, सॉरी ये ऐसा नहीं आएगा, ये एल बाय डेल एल आएगा, सॉरी ये आएगा क्या, एल बाय डेल एल, ऐसा कुछ। ठीक है ना। तो ये चीज हमारा है। क्वेश्चन एक पूछा गया था AIEEE, क्या ये 2008 या 9 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है डेट। तो उसमें ये था कि 2 वायर है। ठीक है, एक ये वायर है और एक सपोज ये वायर है। ठीक है, या फिर इसकी थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ा लीजिए। ठीक, वॉल्यूम दोनों का सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। ठीक, दोनों का वॉल्यूम सेम है। और मटेरियल भी यंग मॉडुलस Y1 इज इक्वल टू Y2 इज इक्वल टू Y, यानी सेम मटेरियल का बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, सेम मटेरियल का है और दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक, एक का एरिया जो है अगर A है तो दूसरे का एरिया इसका 3 गुना है, 3A है। ठीक, एक का अगर एरिया A है तो दूसरे का एरिया 3A है। कह रहा है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है और फोर्स लगा करके इसमें जो डिस्प्लेसमेंट लाया जाता है वो सपोज डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट लाया जाता है। ठीक, एक फोर्स F अप्लाई किया हमने इधर की तरफ और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, डेल एक्स। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें भी यही डिस्प्लेसमेंट लाना है, डेल एक्स, इसमें भी यही डेल एक्स लाना है। उसके लिए इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पता कीजिए। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन समझिए, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है बट एरिया डिफरेंट है। इसका एरिया A है और इसका एरिया 3A है, तो जाहिर सी बात है इसका लेंथ ज्यादा होगा और इसका लेंथ कम होगा। ठीक है ना, तब तो कुल मिलाकर के वॉल्यूम सेम आएगा। ठीक, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम इज इक्वल टू निकालते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर A इंटू यहाँ पे लेंथ L है तो A इंटू L होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लेंथ L/3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, लेकिन हम उस प्रोसेस से ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फोर्स F लगाया हूँ और डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट आया है और यहाँ पर भी हमें डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये पता करना है, तो सिंपल इस फॉर्मूले का हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम देखेंगे कि असल में फोर्स और एरिया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम दोनों का सेम हो, तो फोर्स और एरिया के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है ना, और डायरेक्ट वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एक तो हमारे पास तरीका ये भी है कि ये हम पहले F1 निकाल लें फिर F2 निकाल लें फिर दोनों का। देखिए दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पर हम देखें, पहले इस केस में निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Y इंटू एरिया इंटू डेल एल। डेल एल यहाँ पे कितना है, डेल एक्स दिया हुआ है, डेल एक्स अपॉन एल, ऐसा कुछ। ठीक, ये हमारा हो गया F1। ठीक है, और F2 अगर हम देखें तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y इंटू एरिया यहाँ पर क्या दे रखा है 3A, डेल एक्स, यहाँ भी हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट उतना ही रखना है, लेकिन चूंकि एरिया यहाँ पर 3A है तो लेंथ इसका यहाँ पे L/3 हो जाएगा, तब तो वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है, V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 का मतलब है क्या, एरिया इंटू लेंथ, मतलब A इंटू लेंथ L इज इक्वल टू V2 का एरिया कितना है 3A और लेंथ मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए L2 है। ठीक, तो ये अगर L2 हमें पता करना है, इस 3A को इधर लेके आएंगे, एरिया से एरिया कैंसिल, तो यानी L/3 बराबर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। यानी इसका जो लेंथ होगा इसके लेंथ का क्या होगा, 1/3 होगा, सीधी सी बात है। तो F2 का हमारा यंग मॉडुलस Y है क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, एरिया 3A है, डिस्प्लेसमेंट उतना ही, यानी कि उसमें जो चेंज लाना है, जो
मतलब कि जो हमें इंक्रीमेंट लाना है लेंथ में वो डेल एक्स ही है। लेंथ इसका हो गया कितना L/3। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो F2 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 इंटू यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल एक्स अपॉन एल। ठीक, और ये वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि F1 है। अगर आप देखें तो y a डेल एक्स अपॉन एल नथिंग बट F1। तो ये हमारा F2 यहां से क्या निकल करके आएगा 9 इंटू F1। ठीक है, यानी इसमें जितना फोर्स लगाया गया है, अगर इतना ही डेल एक्स लेंथ इसका भी इंक्रीज करना पड़े तो इसके फोर्स का 9 गुना फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, बट दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 गुना है इससे, इसीलिए इसमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा 9 गुना लगाना पड़ जाएगा। अब इससे ये पता ये चलता है एक चीज कि ये फोर्स जो है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर का है, एरिया के स्क्वायर का है। ठीक, अगर इससे ये पता चलता है, अब इतना सारा हमें करना पड़ा, अगर डायरेक्ट हमें ये पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर 2 वायर का कांस्टेंट है, मटेरियल भी सेम है, तो वैसे सिचुएशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ठीक, और यहां से ये हम कह सकते हैं कि जो नया मतलब नया जो बड़ा एरिया वाला जो वायर होगा, उस अगर सपोज वो 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स फोर्स लगाना पड़ेगा। 5 गुना हो जाएगा तो कितना लगाना पड़ेगा 25 टाइम्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 गुना था एरिया, तो फोर्स कितना लगाना पड़ा 9 टाइम्स। उसी तरीके से अगर एरिया 4 टाइम्स होता, 4A होता, तो फोर्स कितना लगाना पड़ता है यहाँ पे 16 टाइम्स। अगर ये 5A होता तो 25 टाइम्स। क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9 हो गया, यानी F2 इज इक्वल टू 9 F1 हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो फोर्स लगेगा 9 गुना लगेगा। 9 गुना मतलब 3 का स्क्वायर हो गया है। 3 का स्क्वायर होने का मतलब है कि जो भी एरिया था जितना गुना उसका स्क्वायर हो गया है। सीधी सी बात। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि कैसे एरिया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे यार, बोलते बोलते मेरा मुंह भी दुखने लगता है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसको। हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं। क्या, यहां से देखें तो y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन ये हमारा डेल एक्स है। ठीक, तो ये क्या बना, ये हमारा बना y इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल क्या होगा वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना। अब अगर देखिए तो यहां से अगर फोर्स निकालिए तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू एरिया का स्क्वायर इंटू डेल एक्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये v क्या है वॉल्यूम है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यंग मॉडुलस दोनों वायर का सेम है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग भी सेम लाना है और वॉल्यूम भी दोनों का सेम है। तो ये सारा चीज तो हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक, इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो फर्क किस पे पड़ेगा, सिर्फ एरिया पे, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ठीक है ना, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर है, तो हम ये बोल सकते हैं f बाय a, यानी f1 बाय a1 इज इक्वल टू f2 बाय a2। अब यहाँ से जैसा भी रिलेशन दिया हुआ है 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी दे रखा है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी सी बात हो गई, थोड़ा सा थक गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है, अच्छा एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर को एंड करते हैं और फिर जाकर के नेक्स्ट अगली क्लास में कुछ NCERTs का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देन कुछ कॉम्पिटिटिव सेक्शन का क्वेश्चन देख करके इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है पॉइजन्स इक्वेशन या पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो क्या है, देखिए सपोज ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसको हम यहाँ पे लोड लगाते हैं और ये इसको खींचते हैं। यहाँ पे लोड लगाए, लोड लगा करके हम इसको खींचे, ठीक है। तो खींचेंगे तो ये क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा ऐसा, ठीक। लेंथ इंक्रीज किया कितना, डेल एल।
लेकिन लेंथ इंक्रीज करेगा तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि वायर जो है वो वायर पतला होता चला जाएगा, मतलब उसका डायमीटर कम होगा। ये डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर जो कम हुआ है तो ये जो हमारा मतलब कि डायमीटर का जो रेशियो होगा, यानी कि डायमीटर का जो रेशियो यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर जो होगा उसे हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ठीक, और ये वाला जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है एल। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों क्या होता है कि अगर ये लेंथ इंक्रीज करता है तो डायमीटर डिक्रीज करता है, तो इसीलिए या तो इसमें माइनस का साइन लगा दीजिए या इसमें। माइनस इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके पॉइजन साहब एक कोई था, जबरदस्ती का एक नया फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है ना, उन्होंने ये कहा कि ये हम डिनोट करेंगे पॉइजन रेशियो को सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो होगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू माइनस डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल। ठीक है, इन सबको अगर मिलाया जाए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल अपॉन डी इंटू माइनस डेल डी अपॉन डेल एल, ऐसा कुछ इक्वेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। ये चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन तो खत्म हो गया है। एक और होगा छोटा सा लेक्चर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड, देन उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करके एनसीईआरटी का 2-4-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, ओके, चलिए आज यहीं तक।